नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ ही नहीं रही है। एक तरफ जहां बीजेपी और नीतीश कुमार लगातार कानून व्यवस्था के मसले पर घिरते जा रहे हैं, वहीं एनडीए में फूट भी बढ़ती जा रही है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा अब अपनी अलग दावेदारी ठोक रहे हैं। तो एनडीए में इस समय फूट जो है लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस फूट के बीच अब इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा कदम फिर से उठाया है। जी हां, कांग्रेस और आरजेडी और उनके साथ साथ मुकेश सहनी की वीआईपी और जीतन राम माफ कीजिए वाम दल, ये सारे दल जो हैं एक साथ मिलकर आज फिर बैठ रहे हैं। तेजस्वी यादव के आवास पर आज इन लोगों की इस समय फिर से बैठक हो रही है महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, और उसमें ये लोग तय करेंगे कि किस तरह से सीट शेयरिंग हो, कि उसका फॉर्मूला क्या हो, एनडीए को घेरने के लिए क्या और कदम उठाए जाए, रणनीतियां कौन सी बनाई जाए, इसके अलावा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मसलों पर अभी इस समय विचार विमर्श चल रहा है। यानी इंडिया गठबंधन तो एक साथ बैठता हुआ बार बार दिखाई दे रहा है और उधर एनडीए में जो है लगातार फूट बढ़ रही है। आलम यह होता है कि नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं बिहार तो एक साथ उनके सारे घटक दल, उनके सारे नेता एक साथ आते भी नहीं हैं। आपने देखा है कि मोदी जब रोड शो कर रहे थे तो उनके साथ ना नीतीश कुमार थे, ना चिराग पासवान थे। जरूर विक्रमगंज की रैली में वो लोग थे एक ही मंच पर, लेकिन वैसे एनडीए की कोई बैठक हो नहीं रही है। नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं तो वो मोदी से मिलते नहीं है, मिलते हैं अगर बैठक होती है तो वो बीच में से उठकर चले जाते हैं। ये आलम है एनडीए का। और उधर इंडिया गठबंधन जो है लगातार मिल रहा है, बैठ रहा है, संवाद कर रहा है, एक जैसे कार्यक्रम कर रहा है, अलग अलग स्तरों पर ही सही, लेकिन जैसे नौकरी की मांग तेजस्वी यादव कर रहे हैं वैसी नौकरी की मांग कांग्रेस कर रही है। जिस तरह से जातिगत जनगणना का मुद्दा तेजस्वी उठा रहे हैं वैसे ही कांग्रेस उठाती है। कांग्रेस सामाजिक न्याय की बात करती है, आरजेडी भी वही बात करती है। यानी इन लोग भले अलग अलग अपने अपने मंचों से इन बातों को उठाएं, लेकिन इनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है ये अभी से नजर आने लगा है। इंडिया गठबंधन एकजुट दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि इस बार वो बहुत मजबूती से एनडीए को पस्त करने की तैयारी में है। पिछले बार की जो कसर रह गई थी इस बार उसको और पूरी तरह से दूर करने की कोशिश में लगा हुआ इंडिया गठबंधन। तेजस्वी यादव का अपना आधार तो बढ़ ही रहा है। अभी एक सर्वे आया है उसमें यह पता चला है कि राहुल गांधी भी अब युवाओं के बीच बिहार में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, बल्कि मोदी से ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। ये उस सर्वे में चीज सामने आई है। राहुल गांधी तो चुनाव लड़ेंगे नहीं बिहार में, वो केवल प्रचार करने या सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाने बार बार पहुंच रहे हैं बिहार, और हर बार जब वो आते हैं तब तब एनडीए परेशान होता है, ये दिख ही रहा है। लेकिन आज तो महागठबंधन की बैठक को लेकर भी एनडीए को परेशानी हो गई। जिस तरीके से बीजेपी, जेडीयू, इन तमाम पार्टियों के जो बयान आ रहे हैं, उनके नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि कितना महागठबंधन की बैठक और उसकी एकता को देखकर कितनी तकलीफ हो रही है। बीजेपी के नेता हैं प्रभाकर मिश्रा, प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा है आपको बता दूं मैं। प्रभाकर मिश्रा लिखते हैं, महागठबंधन में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनी हुई है। यहाँ एक एक सीटों के लिए धक्का मुक्की है। महागठबंधन की आज होने वाली बैठक में किसी नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। खाओ पियो और बैठक समाप्त करो, यही होने वाला है। इधर दिलीप जायसवाल हैं, वो भी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो लिख रहे हैं, महागठबंधन की पिछली सभी बैठकों में आरजेडी और कांग्रेस के बीच यह प्रतिस्पर्धा देखी गई है कि किसका पलड़ा भारी हो, इसलिए इस बैठक से भी कोई रिजल्ट नहीं निकलना है, यह महज दिखावे के लिए बैठक करते हैं। एक और नेता है, सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल। प्रवीण खंडेलवाल लिखते हैं कि यह गठबंधन नहीं, यह ठग बंधन है और हमने बार बार देखा है कि यह विफल रहा है। ये लोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए एक साथ आते हैं, लेकिन जब फायदा न हो तो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि जेडीयू या बीजेपी के नेताओं को आखिर किस बात से परेशानी है। क्या उनको इस बात से परेशानी है कि महागठबंधन की बैठक होती है और कोई नतीजा नहीं निकलता, या महागठबंधन जीत नहीं पा रहा है, इस बात की परेशानी है? तब तो समझ में आता है। अगर उनको इस बात से परेशानी है कि महागठबंधन बैठक क्यों कर रहा है, तो फिर इनसे ये पूछा जा सकता है कि आपको इसमें क्या दखल देने की जरूरत है, आपको इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है कि विरोधी पक्ष क्या बैठक कर रहा है और उसका कोई नतीजा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं
उससे समझ में आ रहा है कि इनको असल में अपने कमजोर होने की चिंता ज्यादा दिखाई दे रही है। जिस तरह से बिहार एनडीए में इस समय फूट खुलकर दिखाई दे रही है, वो इन लोगों के लिए ज्यादा परेशानी है और इसीलिए वो इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को निशाने पर ले रहे हैं। तो क्या निशाने पर लेने पर भी इनको कोई सफलता मिल पाएगी, ये सोचने वाली बात है। और आज हम खरी खरी में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि बिहार एनडीए में फूट के बीच एनडीए ने जो, इंडिया गठबंधन ने जो बड़ा कदम उठा लिया है, महागठबंधन की आज जो बैठक होने जा रही है उसमें किस तरह और पस्त होता हुआ दिख रहा है एनडीए। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, बिहार चुनाव की घोषणा नहीं हुई लेकिन चुनाव अभी से बहुत दिलचस्प होते जा रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान ने अभी आरा में जो रैली की, उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं सभी 243 सीटों पर लड़ूंगा, और फिर नीचे वाला हाथ रखना जिसको कहते हैं कि मैं एनडीए को मजबूती देने के लिए लड़ूंगा। तो जब आपको एनडीए को मजबूती देना था तो आप रुक जाते, एनडीए आपको जितनी सीटें देती आप उतनी सीटों पर मजबूती से लड़ते और अपने गठबंधन को मजबूत करते। लेकिन यहाँ उन्होंने ये कह दिया कि मैं सभी सीटों पर लड़ूंगा। उनकी जो रैली थी उस पर अब जीतन राम मांझी तंज कसते हैं कि इससे ज्यादा भीड़ तो हमने अपनी रैलियों में जुटा ली, और फिर उन्होंने बताया कि हमने कहाँ कहाँ रैली की। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि वो 10 गाड़ी मतलब 30 गाड़ियां लगा दी और 10-10 गाड़ियां वही जगह जगह बदल कर लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, यानी ये भीड़ जो थी नकली थी। अब जीतन राम मांझी ने नाम नहीं लिया चिराग पासवान का, लेकिन जो तंज कसा उसको अरुण भारती समझ गए, चिराग पासवान की तरफ से वही जवाब देते हैं। उन्होंने ये कहा कि हमने अपना शक्ति प्रदर्शन किया तो कुछ लोग असहज हो गए हैं, लेकिन उनको इस बात से तकलीफ है कि चिराग पासवान पूरे बिहार के नेता क्यों बन रहे हैं। यानी ये बिहार एनडीए में लड़ाई जो है खुलकर दिखने लगी है, और इन लोगों को चिंता हो रही है, जेडीयू और बीजेपी को, कि महागठबंधन की बैठक का नतीजा कुछ क्यों नहीं निकलता। आखिर इनकी चिंता की असली वजह क्या है? देखिए समित्रा जी, चिंता की वजह असल में बहुत ज़्यादा है बीजेपी को भी और एनडीए के अन्य दलों को भी। एक तो जो आपने शुरुआत में बात कही कि भाई इंडिया गठबंधन में तो मुद्दे भी तय हो गए हैं, और एक तरह से कहा जाए सीट का बंटवारा भी वो भी तय हो चुका है, सिर्फ घोषणा होना बाकी है। अब जो बैठक इंडिया गठबंधन की हो रही है उससे एनडीए को परेशानी क्यों है? भाई एनडीए को किसी ने बैठक करने से रोका है क्या? क्या इंडिया गठबंधन ने रोक दिया एनडीए को बैठक करने से? एनडीए भी बैठक करे, किसने रोका है? पहले तो एनडीए ये बताए कि उनका अध्यक्ष कौन है एनडीए का। भाई एनडीए का कोई संयोजक है, कोई अध्यक्ष है, वो करे बैठक, उसको किया जाए। वहाँ तो इंडिया गठबंधन ने बिहार में अपना कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन चुन लिया है तेजस्वी यादव को। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक हो रही है, तो वो अपना कोऑर्डिनेशन कमेटी कर रहे हैं। और उन्होंने तो मित्रा जी जिला स्तर तक की कोऑर्डिनेशन कमेटियां बना दी इंडिया गठबंधन ने। यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया गठबंधन की सिर्फ राज्य स्तर पर ही नहीं है, जिला स्तर पर भी बन गई है। यानी कि जहां भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे वो किसी एक दल के नहीं होंगे गठबंधन के, वो पूरे गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। इस स्तर पर वहाँ काम शुरू हो गया है। यानी कोई इस तरीके की छूट नहीं दी जाएगी कि कोई ये कह पाए कि साहब हमारा प्रत्याशी था और हमारा प्रत्याशी नहीं था। जो महाराष्ट्र में गलती इंडिया गठबंधन ने की थी, आखिरी समय तक तय नहीं कर पाया था, वो गलतियां यहाँ बिहार में नहीं दोहराई जाएंगी। इसकी तैयारियां पहले से शुरू कर दी गई हैं और जिला स्तर तक भी बना दिया गया। अब अगर चिराग पासवान को कोई दिक्कत हो रही है या जीतन राम मांझी को पासवान से दिक्कत हो रही है, तो भाई ये आपका मसला है, आप एक दूसरे से तय नहीं कर पा रहे, आप मोदी जी के सामने बात नहीं रख पा रहे। आखिर क्या कारण है कि मोदी जी अभी तक ये घोषित नहीं कर पा रहे कि नीतीश कुमार उनके बिहार का फेस होंगे कि नहीं होंगे? अभी तक तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी फेस घोषित करके चुनाव लड़ती रही है, तो अब यहाँ क्या दिक्कत है? और नीतीश कुमार बार बार यही कह रहे हैं कि अब मुझको ही फेस घोषित कीजिए कि मेरे ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, और सिर्फ चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, सरकार अगर बनेगी तो मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, ये भी आप कीजिए घोषणा। ये नीतीश कुमार साफ साफ दबाव बना रहे हैं। उनके बेटे जो निशांत कुमार वो लगातार कहते जा रहे हैं इस बात को लेकर। तो ये एनडीए के अंदर जो झगड़े हैं, तो वो एनडीए अपने झगड़े सुलझाए भाई, उससे इंडिया से गठबंधन से। अब वो प्रभाकर मिश्रा कुछ लिख दें कि साहब खाओ पियो और निकल जाओ, पर वो तो ठीक, वो खाने पीने के लिए भी इकट्ठे हो गए, आप खाने पीने के लिए ही बैठक कर लो, किसने रोका है आपको? भाई एनडीए खाने पीने के लिए ही बैठक कर ले, और उसमें नीतीश कुमार भी आ जाएं, उसमें सम्राट चौधरी भी आ जाएं, दिलीप जायसवाल भी उसमें चले जाएं, चिराग पासवान भी चले जाएं, मांझी जी भी चले जाएं सब उसमें, किसने रोका है? तो आप तो भाई एक दावत भी नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो है खाने पीने के लिए बैठ जाएं। तो आप अपनी नाकामी का जो है वो
रूट कॉज ना खोज कर दूसरे की सफलता जो है उससे आप जो है परेशान हुए जा रहे हैं। यानी आप अपने दुख से दुखी नहीं हैं, आप दूसरे के सुख से दुखी हो रहे हैं। तो ये तो एनडीए की अपनी परेशानी है कि वो इंडिया गठबंधन के सुख से दुखी हो रहा है। कुल मिलाकर समिता जी जो हमको लगता है यहाँ बैठकर वो यही लगता है कि इंडिया गठबंधन मुद्दों के आधार पर भी एकजुट है, सीट बंटवारे के मसले पर भी एकजुट है। अब उसकी तैयारियां ज़िला स्तर पर मुझे लग रहा है वो शायद रैलियां करने की या सभाएं करने की हैं और संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार में जाने की है, ताकि ये संदेश जाए चुनाव से काफ़ी पहले ही कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। इसके लिए आज ये बैठक बुलाई गई है समिता जी। जी बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि इसके पहले इंडिया गठबंधन की जो पहली बैठक हुई थी वो 17 अप्रैल को हुई थी, इसी महीने मतलब इसी साल, और तब वो 3 घंटे चली थी। और उस बैठक में ये तय हो गया था कि तेजस्वी यादव जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे। फिर 17 तारीख के बाद 24 अप्रैल को ये बैठक हुई, ये कांग्रेस कार्यालय में हुई, और वहां पर ये बैठक भी करीब 1.25 घंटे चली और उसमें मुद्दों पर चर्चा हुई। फिर तीसरी बैठक हुई 3 मई को, ये हुई थी दीघा आशियाना रोड में, दीघा रिसोर्ट में ये तीसरी बैठक हुई थी, और इसको इंडिया गठबंधन संवाद कार्यक्रम दिया था और इसका नाम दिया गया था। और इसमें भी तेजस्वी यादव ने बढ़त जो मतलब कि हमको क्या क्या करना है ये सारी बातें हुई थी। और अब जो है चौथी बैठक आज हो रही है और इसमें सारे लोग मतलब कांग्रेस के वाम दल भी आए हैं, भाकपा माले वगैरह और वीआईपी के लोग, सारे लोग आए हैं। और ये जो बैठक हो रही है इसमें एक तो साझा चुनाव प्रचार अभियान कैसे हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की रूपरेखा क्या हो, चुनावी रणनीति क्या हो, चुनावी मुद्दे इन पर कैसे हो, और बूथ स्तर पर सहयोगी दल जो हैं वो एक समन्वय के साथ हम कैसे काम करें, ये तैयारी। मतलब इस बार दिख रहा है कि महागठबंधन कोई भी जरा सी भी चूक नहीं छोड़ना चाहती कि फलानी सीट तो उनको दी गई थी लेकिन वहां उनका बूथ मैनेजमेंट खराब था, ये ऐसा नहीं होगा। एक सीट अगर वो आरजेडी की है तो वहां पर आरजेडी और कांग्रेस और वीआईपी सारे लोग जो हैं वो सारे लोग उस बूथ को मैनेज करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। ये बातें जो हैं ये आज इस तरह से तय होना है। और इधर इंडिया गठबंधन की तो जो बैठक चल रही है और उसमें अब आज पता चलेगा कि तेजस्वी यादव के नाम का बाकायदा ऐलान होता है या नहीं होता है। लेकिन अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह से उनको ही अध्यक्ष बना दिया गया है कोऑर्डिनेशन कमेटी का, तो सबके बीच एक अंडरस्टैंडिंग है, अनकहा एक समझौता है कि वही बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी किसी ने ऐसी ना दावेदारी ठोकी है ना कोई वैसे कद का नेता है जो तेजस्वी यादव इस समय बिहार में बन चुके हैं। तो जाहिर है वहां पर महागठबंधन ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। और विकासशील पार्टी के जो विकासशील इंसान पार्टी जो मुकेश सहनी, उसके जो प्रवक्ता है देव ज्योति, उन्होंने ये कहा है, जब जिस तरह से प्रभाकर मिश्रा का बयान आया तो उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव तो 2020 में ही मुख्यमंत्री बन गए थे, इस बार तो साथ में सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी है, कोई रोक लेगा क्या? बीजेपी खाओ पियो और बैठक समाप्त करो की बात जो कह रही है, तो इस बार जनता किसे बैठाएगी ये पता चल जाएगा। एक एक सीट के लिए धक्का मुक्की नहीं, एक एक सीट के लिए मिशन मोड पर काम हो रहा है। ये जो बात उन्होंने कही है कि हमारे कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही, तो ये जो धक्का मुक्की वाली बात है अमलेंदु जी, ये धक्का मुक्की महागठबंधन में तो नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ सीटों को लेकर होता है, जब बहुत सारे दल होते हैं अपनी अपनी दावेदारी ठोकते हैं, होगा यहाँ भी कुछ सीटों को लेकर अनबन हो सकती है। लेकिन एनडीए में जो धक्का मुक्की दिखाई दे रही है, इसमें क्या लग रहा है, नीतीश कुमार की कुर्सी इसमें गिरेगी या बीजेपी भी पूरी तरह से बाहर हो जाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए सुमित्रा जी, अगर जैसा बीजेपी का कहना है कि कुछ सीटों पर महागठबंधन में यानी इंडिया गठबंधन जो है उसमें सीटों को लेकर मारामारी है, धक्का मुक्की है, तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि इसका मतलब कि एक एक सीट पर सारे बहुत से दलों के प्रत्याशी सब जीतने वाली स्थिति में, तभी सब दावा कर रहे हैं कि हमें चाहिए हमें चाहिए। तो एनडीए में ये स्थिति क्यों नहीं हो पा रही है कि एक सीट पर जो है 4 दल दावा करें कि ये सीट हम जीत सकते हैं? इसका मतलब एनडीए में दिक्कत है। तो ये तो बीजेपी खुद जो है अपनी ये पोल खोल ले रही है, आरोप लगाकर आरजेडी महागठबंधन पर कि सर इनका धक्का मुक्की है। भाई धक्का मुक्की तभी होती है जब जीत की संभावनाएं होती हैं समित्रा जी। प्रत्याशी ज़्यादा तभी होते हैं जब जीत की संभावना होती है और प्रत्याशियों को लगता है कि हम इस गठबंधन से, इस पार्टी से हम चुनाव जीत सकते हैं, तो वहीं जाकर ज़्यादा मारामारी होती है। टिकटों के लिए ज़्यादा लोग लाइन में लगे होते हैं कि हमको टिकट मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए, फिर सब बताते हैं कि हम किस तरीके से जीत सकते हैं, सबके अपने अपने समीकरण होते हैं। तो ये वहाँ है, तो इसलिए वहाँ उस तरीके की हमको कोई दिक्कत नहीं लगती। और अगर कुछ दिक्कतें होंगी भी तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है, वो उसको सुलझाएंगे।
और ये बात साफ हो चुकी है सुमित्रा जी कि वहाँ बूथ स्तर तक जो है वो कमेटियाँ बनेंगी गठबंधन की। जैसा आपने भी बताया कि ये चर्चा होगी कि बूथ स्तर पर मैनेजमेंट किस तरीके से हो। ज़िला स्तर पर जो कमेटियाँ बनाई गई हैं वो अभी से बनाई गई हैं कि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना होने पाए। और जो चुनाव आयोग से मिली भगत का सवाल था सुमित्रा जी, उसको भी ज़िला स्तर पर एडजस्ट किया जाएगा इन कमेटियों के जरिए से। यानी जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने कर लिया, जैसा कि आरोप है राहुल गांधी का और कांग्रेस का और विपक्ष का, वो आपको बिहार में नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए पहले से सतर्कता बढ़ती जा रही है। तो जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि साहब हार मान ली, हार नहीं मान ली है, पहले से सतर्क हो गए कि आपने जो किया महाराष्ट्र में वो आपको नहीं करने दिया जाएगा बिहार में जी। इसके लिए वहाँ तैयारी हो रही है। और आज की जो बैठक है, सूचना यही है कि इस बैठक में ये भी होगा कि वोटर लिस्ट जो है उनकी बहुत माइन्यूट, मतलब बहुत निचले स्तर पर बारीकी के साथ उनकी जांच की जाएगी और आपत्तियां दी जाएंगी जो भी होंगी उसको। और दूसरी आपत्तियां क्या आ रही हैं उन पर भी निगाह रखी जाएगी कि बीजेपी किस तरीके से नाम कटवाती है, उस पर भी ध्यान रखी जाएगी। और फाइनल लिस्ट जो आएगी उसको भी देखा जाएगा कि क्या क्या इसमें गड़बड़ियाँ हो सकती हैं और क्या क्या गड़बड़ियाँ की गई हैं। तो यानी जो गड़बड़ियों की आशंका थी सुमित्रा जी, और जो जिस तरीके से संजय राउत ने कहा था कि साहब 39 लाख मतदाता जो हैं ये महाराष्ट्र में थे, फिर ये दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली से फिर ये बिहार चले जाएंगे, तो वो दिल्ली से बिहार उनको आने से रोक दिया जाएगा, इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो है वो अपनी तैयारियाँ देखे कि जो 39 लाख मतदाता थे वो किस तरीके से उसके पहुँचेंगे बिहार में, इसकी तरफ ध्यान दें। चूँकि इंडिया गठबंधन ने तैयारी कर ली, उनको बिहार में नहीं घुसने दिया जाएगा जो फ्लोटिंग वोटर जो 29 लाख हैं। तो ये बीजेपी को अपनी तैयारियां देखनी चाहिए जी। और अमलेंदु जी, अभी हम अपने दर्शकों को एक बुरी खबर है लेकिन बताना जरूरी है, ब्रेकिंग आई है अभी कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 242 पैसेंजर सवार थे, यात्री सवार थे और एयर इंडिया का प्लेन था। अब इसके आगे और जो कुछ अपडेट आएगा वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन ये इस समय की एक दुखद खबर जो है हमारे बीच आई है। बहरहाल अमलेंदु जी, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, अगर बीच में अभी इस खबर पर और कोई अपडेट आता है तो वो भी हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं बिहार की, और बिहार में जो हम एनडीए में फूट हुई है और उसके बीच इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की आज जो बैठक हो रही है उसको लेकर बीजेपी की परेशानी जो है सामने आ रही है। अभी जो प्रभाकर मिश्रा का बयान हमने दिखाया था, उन्होंने और भी कुछ कहा है। वो लिखते हैं, उन्होंने ये भी बयान दिया कि 243 सीटों के लिए मारामारी की स्थिति बनी हुई है और घटक दलों में जो सीटों के लिए घमासान मचा है उसमें तो 400 सीटें भी इनको कम पड़ेंगी। मतलब अगर बिहार में 400 सीट होती तब भी इनको इतनी सीटें कम पड़ जाती। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वाम दलों में भी आपस में भिड़ंत है और इनका तो कोई जनाधार नहीं है वहां पर, यानी वाम दलों का कोई जनाधार नहीं है बिहार में, ये बोल रहे हैं। और फिर वो बोलते हैं कि 2020 में तो महागठबंधन में 5 दल थे, इस बार तो 7 हो गए हैं, तो अब आगे इनकी स्थिति और क्या होगी, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर अमलेंदु जी, फिर से क्या प्रभाकर मिश्रा ने बीजेपी की पोल नहीं खोल दी कि पहले इनके 5 दल थे, अब इनके साथ और 7 दल और, मतलब ये इनके 2 दल और बढ़ गए हैं। तो ये जो बात बता रहे हैं, दलों का बढ़ना तो महागठबंधन की मजबूती को दिखा रहा है। इनको परेशानी किस चीज से दिख रही है, क्या कहेंगे? परेशानी सुमित्रा जी इसी चीज़ से दिख रही है कि एनडीए स्वरूप में बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं रहेगा जिस स्वरूप में आज दिख रहा है। चाहे नीतीश कुमार बाहर जाएं, चाहे चिराग पासवान बाहर जाएं, 2 में से एक को बाहर जाना ही जाना है सुमित्रा जी। ये लगभग तय समझाया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से घोषणा कर दी है वो 243 सीट पर लेंगे। यानी ये घोषणा साफ है कि वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुँचाने के लिए बीजेपी के इशारे पर काम करेंगे। ये एक तरीके से साफ समझ में आ रहा है। जीतन राम मांझी अगर पलटवार कर रहे हैं चिराग पासवान के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर, तो ये भी समझा जा सकता है कि जीतन राम मांझी भी या तो नीतीश के साथ रहेंगे या बीजेपी के साथ रहेंगे। तो ये भी स्थितियां साफ हो रही हैं। तो इनकी चिंता ये है कि वहाँ तो दल बढ़ रहे हैं, अब हो सकता है चिराग पासवान अगर अलग हो तो इंडिया गठबंधन में ही चले जाएँ, ये भी हो सकता है, या जीतन राम मांझी ही चले जाएँ, क्योंकि जीतन राम मांझी इंडिया गठबंधन से ही गए थे एनडीए में, तो वो भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। हालांकि जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं तो वो थोड़ा बचेंगे मंत्री पद के से, लेकिन अलग तो लड़ ही सकते हैं। चिराग पासवान तो अलग, चिराग पासवान तो पहले भी एनडीए में थे और एनडीए में रहते हुए 2020 का चुनाव तो अलग लड़े, तो वो अभी भी अलग लड़ सकते हैं। तो यानी एनडीए जिस स्वरूप में बिहार में आ जाए, हमें ये लगता है कि इस स्वरूप में चुनाव में एनडीए नहीं होगा। एनडीए निश्चित तौर पर टूटेगा, चाहे चिराग पासवान उससे निकले और चाहे निकले नीतीश कुमार, 2 में से एक को निकलना
अवश्यम जी। भावी है, ये निश्चित तौर पे होगा। तो यही बीजेपी की परेशानी का सबब हो सकता है कि वहाँ तो वीआईपी भी जुड़ गई गठबंधन में, नई पार्टी। वहाँ आज सुना जा रहा है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसके नेता राम जी। जो हैं पशुपतिनाथ पारस, उनकी पार्टी का भी कोई उसमें शामिल होगा, तो वो भी आज औपचारिक रूप से घोषणा हो सकती है, क्योंकि उनकी कई बार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हो चुकी है और वो साफ तौर पर कर चुके हैं कि हम तो जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ हमने बात की है सीट शेयरिंग की। तो यानी वहाँ भी बात वो जा सकते हैं, तो वहाँ तो कुंदवा पड़ रहा है। तो अब अगर शर्मित्रा जी, देखने वाली बात ये होगी कि पशुपतिनाथ पारस इंडिया गठबंधन में जुड़ते हैं तो पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान में कौन ज़्यादा मजबूत है। अब ये भी चीज़ देखने वाली होगी। तो कुल मिलाकर सेटबैक्स जो हैं वो एनडीए के लिए हैं, इंडिया गठबंधन के लिए अभी बढ़त ही दिखाई पड़ रही है। और जिस सर्वे का आपने जिक्र किया शर्मित्रा जी, उस सर्वे में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मुकाबले 10% ज़्यादा लोकप्रिय है उस सर्वे में। और ये सर्वे करीब 47%। जी, करीब 47%। तो 47% यानी हो गया लगभग आधे के आसपास। तो अगर ये स्थिति है तो राहुल गांधी को लोग वहाँ गंभीरता से सुन रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं। और जिस तरीके से 6 महीने में राहुल गांधी ने वहाँ 6 बड़े कार्यक्रम करके भारतीय जनता पार्टी को छठी का दूध याद दिलाया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का कारण है। तो इसलिए एनडीए की जो फूट है उसके बीच इंडिया गठबंधन का आज बड़ा कदम ये समझा जा रहा है कि वो अब जिला स्तर पर अपनी कमेटियाँ जो बना रहे हैं उनका किस तरीके से समन्वय हो और बूथ स्तर पर गठबंधन किस तरीके से मजबूत हो, इसकी तैयारियाँ वो अभी से कर रहे हैं शर्मित्रा जी। जी बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि केवल बैठकें कर रहे हैं, जैसा कि महागठबंधन के ऊपर आरोप लगा रही है ये एनडीए कि ये लोग खाते पीते हैं और बस बैठक खत्म करते हैं। कांग्रेस तो इस बार बिल्कुल अलग तेवर उसके दिख रहे हैं। राहुल गांधी जब आते हैं तो वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दलित, ओबीसी, ईबीसी वर्ग के छात्रों के उत्थान की बात करते हैं। वो बिहार नहीं जाते हैं तब भी वो इनके कल्याण की बात करते हैं। और कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राहुल गांधी ने जो मोदी को चिट्ठी लिखी, वो इसका एक प्रमाण है। और आज पटना में बाकायदा जो नियोजन कार्यालय है उसके सामने कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। और उसमें ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस के या एनएसयूआई के कुछ लोग जुट गए, बाकायदा वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं बिहार के वो आए, दीपेंद्र हुड्डा वो भी आए और वो खुद कार चलाकर वहां तक जा रहे हैं। वो भी लोगों ने देखा कि हाँ ये युवाओं के लिए, मतलब वहां पर युवा नेताओं को जिस तरह से उतार रही है कांग्रेस, कृष्णा अल्लावरू जो हैं, कन्हैया कुमार है, ये सारे लोग जो मिलकर एक नया ही पूरा माहौल जो है वो बना रहे हैं। और आज का एक वीडियो अगर हमारे पास है तो उसको भी हम दिखा देते हैं कि कांग्रेस ने आज किस तरह से प्रदर्शन किया। और ये प्रदर्शन जो है बैठक के कुछ समय पहले का है, बाद में बैठक में गए, लेकिन पहले इन लोगों ने पटना में जो हल्ला बोल किया है, एक बार अगर वो वीडियो है तो उसको देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। गलत इमाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गलत इमाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, गलत इमाम जिंदाबाद। और नहीं तो आप गद्दी छोड़ेंगे। नीतीश कुमार जी को गद्दी छोड़ना होगा। हम 25 जगह बिहार में वो केस कर रहे हैं सभी निवेदन। और राजेश जी तो अमलेंदु जी, यहाँ पर ये जो दिख रहा था, एक तो भीड़ दिख रही है, ऐसा नहीं है कि गर्मी का वक्त है और कांग्रेस उतरी है और उसके साथ देने के लिए युवा नहीं आ रहे, बाकायदा तख्ती लेकर की डिग्री है, नौकरी दो, ये जो मांग हो रही है। मीडिया भी वहां पहुंचा है। अब मीडिया भी इग्नोर नहीं कर पा रहा है कांग्रेस को कि बिहार में कांग्रेस क्या कर रही है, कमजोर है, पिछले बार उसको 19 सीटें मिली थी, वो कुछ कर ही नहीं पा रही है, ऐसा बिल्कुल अब नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी आते हैं तब भीड़ जुटती है, वो तो एक बात समझ में आती है। आज राहुल गांधी नहीं थे, लेकिन फिर भी इन लोगों के साथ जितने लोग इस समय जुटे हुए दिखाई दिए और जो एक प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस ने किया है,
उधर तेजस्वी यादव भी लगातार नौकरी को लेकर वो बयान देते रहे हैं, डोमिसाइल नीति को लेकर उन्होंने ये कह ही दिया है, वादा किया है कि हम लागू करेंगे और आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये जो सारे मुद्दे हैं जो चुनाव में असल में जो असर डालेंगे, जिसके कारण जो अगर हम कह रहे हैं कि 47% युवा अभी राहुल गांधी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, तो क्या उसके पीछे वजह यही है कि राहुल गांधी नौकरी की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, वो केवल जाति को उसके अलग अलग वोट हासिल करने के लिए बात नहीं कर रहे, वो जातियों का वो शिनाख्त करके उनको उनका हक दिलाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं, क्या ये चीज कांग्रेस के पक्ष में जाएगी और यही चीज नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए भारी पड़ जाएगी? बिल्कुल समिता जी, भारी पड़ नहीं जाएगी, मुझे लगता है भारी पड़ चुकी है। और ऐसे आप समझिए कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें तेजस्वी यादव ने यही रोजी रोटी और रोजगार की बातचीत कही थी समिता जी, और 10 लाख रोजगार देने का वायदा किया था, जिसको नीतीश कुमार ने उसमें हवा में उड़ाया था। और उसका इतना ज़्यादा असर हुआ कि सरकार जो है, जैसा कि उनका तेजस्वी यादव का आरोप है कि ज़बरदस्ती जो है बीजेपी ने बनवाई तमाम जगहों पर गड़बड़ करके, ये उनका तेजस्वी यादव का आरोप है। वो साफ तौर पर दिख भी रहा है कि वो गड़बड़ करके सरकार बनवाई, बहुत मार्जिन से जाकर सरकार बनी वहाँ नीतीश कुमार और बीजेपी की। अब समिता जी, जब नीतीश कुमार पलटी मारकर इधर आए और इधर जब तेजस्वी के साथ आए तो फिर उनको नौकरियां देनी पड़ी, और ये 17 महीने के तेजस्वी के उप मुख्यमंत्री काल में नौकरियां दी गई, लगभग 5.5 लाख नौकरियां सिर्फ 2 विभागों में ही दी गई। तो आप समझ सकती हैं कि तेजस्वी ने जो कहा था वो तेजस्वी की खुद की सरकार नहीं थी, तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं थे, उप मुख्यमंत्री थे। उसके बाद भी जो वायदा था कि 10 लाख रोजगार हम देंगे, उसमें से 5.5 लाख उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीने में तेजस्वी ने दिलवा दिया। तो युवाओं पे वो भरोसा जो था वो कायम हो गया तेजस्वी पर कि हाँ, तेजस्वी की अगर सरकार बनेगी तो नौकरियां मिलेंगी। जी। और इधर राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार इस मुद्दों को उठा रहे हैं, रोजी रोटी रोजगार के मसलों को, दलित और वंचित और पिछड़े और अल्पसंख्यक छात्रों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उनकी छात्रवृत्ति को लेकर, उनके हॉस्टल्स को लेकर, ये सारे मसले राहुल गांधी जिस तरीके से उठा रहे हैं, तो युवाओं का एक भरोसा जो है वो इंडिया गठबंधन पर बड़ा है कि ये 2 ईमानदार नेता दिखाई पड़ते हैं, जो कहते हैं उसको करते हैं, जो वायदे किए हैं। और ये कांग्रेस ने करके भी दिखाया भाई, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में जब बनी थी तब वहाँ उन्होंने करके दिखाया, मध्य प्रदेश में बनी थी वहाँ करके दिखाया, किसानों की कर्ज माफ़ी की बात थी, वायदे किए गए थे वो हुए, तेलंगाना में वायदे किए गए थे वो पूरे हुए, कर्नाटक में जो वायदे हुए थे वो पूरे हुए। तो यानी जो कहा गया उसको किया गया। और जातिगत जनगणना के सवाल पर भी फिर कर्नाटक में जो है वो मॉडल अपना पेश किया है, करा रहे हैं वहाँ। तो ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो भरोसा जो है वो तेजस्वी और राहुल गांधी पर युवाओं का बढ़ता जा रहा है, और ये परेशानी का सबब नीतीश कुमार के लिए भी है और बीजेपी के लिए भी है। नीतीश कुमार अपने बेटे को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, जिस तरह की खबरें हैं, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएंगे? बेटे को आगे बढ़ाकर वो अपनी पार्टी तो बचा सकते हैं, लेकिन क्या सरकार में आ पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है समिता जी, क्योंकि अब युवाओं का भरोसा जो है वो इंडिया गठबंधन पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और ये देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार अगर 19 सालों से सत्ता में हैं, यानी और बीजेपी के साथ आ रहे जा रहे बार बार ये कर रहे हैं, तो अगर जो बच्चा आज अगर 19 साल का हुआ है, यानी वो वोट देने के लिए हुआ है, तो वो देख रहा है कि उसकी पैदाइश से लेकर अब तक वो युवा जो है उसने ये देख लिया कि कैसा हाल रहा है बिहार का, और कुछ भी जो है जितने वादे हुए थे वो नहीं पूरे हो रहे। वो उसके पिता या उसके घर वाले भी ये चीज देख रहे होंगे। तो ये सारी चीजें एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है यहाँ पर बनता जा रहा है नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए। और इसमें नुकसान जो होगा, क्योंकि 19 सालों का लंबा आपका शासनकाल रहा, लेकिन उसके बाद भी अभी भी अगर आप वादा ही करते रह जाएंगे तो पूरा कब करेंगे, ये एक सवाल जो है अब इस सरकार के सामने खड़ा हो चुका है। और जिसमें और मोदी भी उधर 11 सालों से है, इसलिए वो भी दिख रहा है कि आपने 11 सालों में कुछ ऐसा नहीं किया बिहार के लिए जिससे कि लोगों को यहीं पर रहकर रोजगार मिलता। तो यहाँ पर कांग्रेस और तेजस्वी यादव, आपने सही कहा कि बहुत ईमानदारी से ये दोनों नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो हैं वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। लोग देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो प्रमाण की जरूरत क्या है, प्रत्यक्ष जो देखता है वो उसको वो समझ रहे हैं। और बीजेपी और नीतीश कुमार का जो हाल है वो ये देख रहे हैं कि कल पटना में जो घटना हुई या उसके पहले जिस तरह माँ बेटी को गोली मारी गई, कल की जो घटना है अमलेंदु जी वो बहुत भयानक है। एक बार उसको भी आरजेडी ने उसको लेकर जो ट्वीट किया है वो ट्वीट देखते हैं, जिसमें एक स्कॉर्पियो जो है वो तेज रफ्तार से आई और उसने महिला पुलिसकर्मी को कुचल दिया।
यहाँ पर आरजेडी ने लिखा है कि कल रात भाजपाई मंचलों ने अपनी 90 किलोमीटर प्रति आवर की गति से भागती स्कॉर्पियो गाड़ी से पटना के अटल पथ पर 3 पुलिसकर्मियों को रौंदा। महिला सिपाही कोमल की मौत, अन्य 2 गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। पूरा देश जानता है कि अमृतकाल में नियम, कायदे, कानून, पुलिस, अदालत भाजपाइयों पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते। इसलिए भाजपाई हर प्रकार से इम्यूनिटी पाने के लिए पूरे दंभ से भाजपाई झंडा लगाकर पूरे अहंकार से सड़कों पर चलते हैं। ये जो बहुत ही दुखद घटना हुई थी कल, जिसमें पुलिस की चेकिंग चल रही थी और गाड़ियों को रोका जा रहा था, तो एक गाड़ी जिस पर कि भाजपा का झंडा लगा है वो रुकी नहीं, बल्कि उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और जिसमें एक पुलिस महिला कर्मी की मौत हो गई। तो ये जो घटना है अमलेंदु जी, कांग्रेस ने इस घटना की तुलना लखीमपुर खीरी वाले मामले से की है कि वहां पर इसी तरह से किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई थी। तो ये भाजपा का जो अहंकार है, क्या इस बार ये ले डूबेगा नीतीश सरकार को? देखिए समिता जी, निश्चित तौर पे ये साफ समझा जा सकता है कि भाजपा का अहंकार से चढ़कर बोल रहा है और नीतीश कुमार के शासन में पुलिस पे किस तरीके से शर्मिष्ठा जी हो रहा है, ये देखने में देखा जा सकता है कि ये घटना जो है, इसमें पुलिस कर्मियों पे ही गाड़ी चढ़ा दी बीजेपी के नेता ने और बीजेपी का उस पर गाड़ी पर झंडा लगा हुआ था। और जो इससे पहले भी जो घटनाएं हुई हैं उसमें 2 ASI जो हैं उनकी जान गई अलग अलग घटनाओं में, अभी हाल फिलहाल में ये। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने, उसमें आपको याद होगा, ट्वीट भी किया था कि एक हफ्ते में 5 घटनाएं इस तरीके की हो चुकी हैं। इधर लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया था कि नीतीश कुमार जी, आपको मालूम है कि आपके शासनकाल में 65,000 हत्याएं हुई हैं, 65,000। तो ये कानून व्यवस्था के मसले पर भारतीय जनता पार्टी शर्मिष्ठा जी जहाँ जहाँ सरकार में है या जहाँ जहाँ सरकारों में शामिल है, तमाम उन राज्यों में कानून व्यवस्था की दुर्गति है, बुरा हाल है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो बिहार में भी चूंकि बीजेपी शामिल है वहाँ सरकार में, तो ये परिणाम तो कानून व्यवस्था के तौर पे आने ही है। अब ये जो कल की घटना है शर्मिष्ठा जी, ये जो गाड़ी वाली है, अब आप देखिए कि कितना मनभड़ है बीजेपी के लोग कि आप पुलिस आपको चेकिंग के लिए रोक रही है, आप पुलिस पर ही गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं और उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और एक महिला पुलिसकर्मी जो है उसकी जान चली गई है। तो ये अब जब तक कि उस बीजेपी नेता को भरोसा नहीं होगा कि ऐसा करने के बाद भी बीजेपी उसे बचा लेगी, तब तक ऐसा नहीं कर सकता। तो ये हिम्मत कहाँ से आती है? ये हिम्मत आती है उनके नेतृत्व से कि कुछ भी करके आओ। चूंकि अगर आप ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खुलकर खड़े हुए हैं, आप कुलदीप सेंगर के साथ खुलकर खड़े हुए हैं, आप खुलकर चिन्मयानंद के साथ खड़े हुए हैं, आप खुलकर जो है अजय मिश्र टेनी के साथ खड़े हुए हैं, तो जब आप ऐसे लोगों के साथ खुलकर खड़े हुए हैं तो बाकी लोग जो है उनका भी मन बढ़ता है। तो ये मन बढ़ रहा है। तो ये बीजेपी जहाँ जहाँ सरकारों में शामिल है या जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, कानून व्यवस्था की ऐसी दुर्गति देखने में आती है शर्मिष्ठा जी। जी बिल्कुल, और बिहार में इस समय बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। लेकिन अभी जो हमने अपने दर्शकों को ये बताया था, ब्रेकिंग न्यूज, एक बार अगर हम फुल स्क्रीन पर दिखा दें, ये देखिए काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद का ये दृश्य है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 242 यात्री जो थे एयर इंडिया के इस प्लेन में मौजूद थे। प्लेन क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा था ये प्लेन और अब मौके पर रेस्क्यू टीम्स यानी बचाव टीमें पहुंच गई हैं और खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस बारे में गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर से बात की है और केंद्र सरकार की सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है। यहाँ पर अभी मौके पर 3 दमकल गाड़ियां जो फायर ब्रिगेड की जो है वो पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और प्लेन जा रहा था अहमदाबाद से लंदन और क्रैश हो गया वो, और उस पर 242 यात्री मौजूद थे। अब रेस्क्यू टीम्स पहुंची हैं, पूरी बचाव की टीमें, बचाव राहत कार्य शुरू हो चुका है और ये बताया जा रहा है कि टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ये हादसा हुआ था। तो बड़ा बुरा हादसा, और अब इसके बारे में जो भी अपडेट आएगा वो हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। अभी हम अमलेंदु जी इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आपने आज की चर्चा में हिस्सा लिया, आपने सुना हमारी चर्चा को ध्यान से। आगे भी आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।